शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें और बेस्ट व्यूअर्स ऑफ द मंथ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर जीतें कैशबैक और ढेरों इनाम। भारत में हेल्थ केयर कारोबार की दिग्गज कंपनी मैक्स हेल्थकेयर ने घोषणा की है कि उसने दिल्ली एनसीआर में अपने अस्पतालों में 300 से अधिक बेड जोड़े हैं। कंपनी ने घोषणा की है कि द्वारका में बनने वाले नए हॉस्पिटल में भी कामकाज जल्द शुरू किया जा सकता है। इससे दिल्ली एनसीआर में कंपनी को अपना नेटवर्क बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में मैक्स हेल्थकेयर की क्षमता में भी इजाफा होना तय माना जा रहा है। द्वारका में 8.62 एकड़ जगह में बनाए जा रहे नए अस्पताल में पहले चरण में 300 से अधिक बेड उपलब्ध होंगे। कंपनी ने कहा है कि साल 2023 की दूसरी छमाही में इस अस्पताल में मरीजों का इलाज शुरू हो जाएगा। भारत में टेक्नोलॉजी कारोबार की अग्रणी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज ने AMS ओसराम के साथ समझौता किया है। HCL टेक्नोलॉजी ओसराम के ऑप्टिकल सोल्यूशन के मुख्य बिजनेस प्रोसेस को डिजिटाइज करेगी। इसके साथ ही HCL के साथ किए गए इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP और कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाना शामिल है। इससे ओसराम अपने ग्राहकों को डिजिटल सेवा अच्छे तरीके से दे पाएगी और ग्लोबल IT ऑपरेशन को बेहतर बना पाएगी। AMS ओसराम ऑप्टिकल सोल्यूशन की दिग्गज कंपनी है जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर सेक्टर में कारोबार कर रही है। सीट को 10 साल में हुआ पहला घाटा। कंपनी को दिसंबर तिमाही में 20 करोड़ रुपए का घाटा हुआ, जबकि साल भर पहले की समान तिमाही में उसे 132 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था। इस दौरान कंपनी का राजस्व 9% बढ़कर 2413 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी को इनपुट कॉस्ट बढ़ने से नुकसान उठाना पड़ा है। रिजल्ट के अनुसार अक्टूबर दिसंबर के दौरान इनपुट मटेरियल कॉस्ट 24% की सालाना दर से बढ़ा। इसी कारण कंपनी पहली बार घाटे में गई। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 की तीसरी लहर का चरम संभवतः गुजर चुका है। हालांकि उन्होंने आगाह किया है कि दिल्ली अभी खतरे से बाहर नहीं आई है। जैन ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दिल्ली में हाल ही में कोरोना संक्रमण के दैनिक मामलों में भारी वृद्धि उछाल देखने को मिला था, जब एक दिन में 28,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। संक्रमण दर भी बढ़कर 30% के पार चली गई थी। जैन ने कहा कि इस उछाल को कोविड-19 की मौजूदा लहर का चरम माना जा सकता है और ऐसा लगता है कि इस लहर का चरम गुजर चुका है। प्राइवेट सेक्टर के लेंडर एक्सिस बैंक ने अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बदलाव कर दिया है। एक्सिस बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अलग अलग अवधि में FD मुहैया कराता है। बैंक ने कुछ अवधि की ब्याज दरों में बदलाव किया है। हालांकि फिक्स्ड डिपॉजिट को निवेश के लिहाज से सुरक्षित और मुनाफे वाला माना जाता है, लेकिन बीते कुछ साल में FD पर ब्याज दरें कम हुई हैं, लिहाजा लोगों की रुचि कम हुई है। 2 करोड़ रुपए से कम जमा पर नए बदलाव के बाद एक्सिस बैंक 7 दिनों और 29 दिनों के बीच मैच्योरिटी के साथ FD पर 2.50% की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है। 30 दिन और 3 महीने से कम FD पर 3% और 3 महीने और 6 महीने से कम FD पर 3.5% ब्याज ऑफर कर रहा है। शेयर बाजार की तमाम सभी बड़ी खबरें अब मिलेगी सिर्फ एक चैनल पर। फटाफट हमारे चैनल बाजार एनालिसिस को अभी सब्सक्राइब करें और बेस्ट व्यूअर्स ऑफ द मंथ कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर जीतें कैशबैक और ढेरों इनाम। भारत में सैटेलाइट के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए भारतीय एयरटेल ने एक अहम डील की है। ये डील भारतीय समूह की कंपनी OneWeb और सैटेलाइट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी ह्यूजेस नेटवर्क सिस्टम्स के बीच हुई है। इसके तहत भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए 6 साल का रणनीतिक वितरण समझौता किया गया है। एक संयुक्त बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। इस करार के तहत एयरटेल और हुज मिलकर भारत में हुज कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट LTD के नाम से ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराएंगे। यह ऐलान डिजिटल इंडिया के लिए अहम मूव है। टेलीकॉम सर्विसेज, बैंक, फैक्ट्रियां,
स्कूलों, रक्षा संगठनों, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस, घरेलू एयरलाइंस समेत कई लोग इस सर्विस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 के मामलों में भारी गिरावट के बीच दिल्ली सरकार ने आज प्राइवेट लैब में कोरोना वायरस के RT-PCR टेस्ट के लिए अधिकतम कीमत 300 रुपए तय की है और साथ ही होम सैंपल कलेक्शन के लिए 500 रुपए देने होंगे। रैपिड एंटीजन टेस्ट RAT 100 रुपए में किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को 24 घंटे की अवधि में 12,306 नए कोविड-19 केस सामने आए हैं। शहर में कोविड-19 के कारण 43 मौतें भी हुई, जो 10 जून के बाद सबसे ज्यादा हैं। दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट अब 21.48% है। देश की सबसे बड़ी डेकोरेटिव पेंट कंपनी एशियन पेंट्स ने वित्त वर्ष 2021 से 2022 की तीसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे घोषित कर दिए हैं। सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में थोड़ी कमी आई है। सालाना आधार पर तीसरी तिमाही के लिए एशियन पेंट्स का मुनाफा घटकर 1031 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष यानी कि वित्त वर्ष 2020 से 21 की तीसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1265 करोड़ रुपए रहा था। सालाना आधार पर वित्त वर्ष 2021 से 22 की तीसरी तिमाही में एशियन पेंट्स की आय 8,527 करोड़ रुपए रही, जबकि कंपनी की आय 8,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 20 जनवरी को दिसंबर 2021 तिमाही के नतीजे जारी किए, जो अनुमान के मुताबिक रहा। कंपनी का नेट प्रॉफिट साल दर साल आधार पर 16.8% बढ़कर 2,243 करोड़ रुपए रहा। एनालिस्ट कंपनी का नेट प्रॉफिट 2,242.7 करोड़ रुपए रहने की उम्मीद जता रहे थे। साबुन से लेकर शैम्पू बनाने वाली इस कंपनी की कामकाज से होने वाली आमदनी साल दर साल आधार पर 10.4% बढ़कर 13,092 करोड़ रुपए रही। यह बाजार के अनुमान से कुछ ज्यादा है। बाजार के जानकारों ने ये 12,995 करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया था। कंपनी की वॉल्यूम ग्रोथ दिसंबर तिमाही में 2% बढ़ी है, जबकि एनालिस्ट को यह 2.3% रहने का अनुमान था। HUL ने एक सचेतों की दी गई जानकारी में बताया है, दिसंबर तिमाही में कंपनी की ग्रोथ अच्छी रही और प्रॉफिट भी बढ़ा। इस दौरान डोमेस्टिक कंज्यूमर की ग्रोथ 11% बढ़ी है। माइनिंग फर्म वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड $10 अरब का एक बड़ा फंड बनाने की तैयारी कर रही है, जिससे वे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL में भारत सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए बोली लगा सके। वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने गुरुवार को न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी दी। बता दें कि भारत सरकार अपने मालिकाना हक वाली रिफाइनरी BPCL में अपनी करीब 53% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, जिसकी वैल्यू $6 अरब से अधिक बताया जा रहा है। अनिल अग्रवाल ने बताया, हम $10 अरब का एक फंड बनाने की प्रक्रिया में हैं। ये सिर्फ BPCL के लिए ही नहीं, बल्कि प्राइवेट हो रही अन्य कंपनियों में भी मौके तलाशेगी। ये उन कंपनियों में भी संभावनाओं को देखेंगी। अग्रवाल ने बताया कि इस फंड को कंपनी के खुद के संसाधनों और बाहरी निवेश की मदद से बनाया जाएगा। भारत और एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की कंपनी अडानी विल्मर का IPO 27 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल सकता है। ये लिस्ट होने वाली अडानी ग्रुप की 7वीं कंपनी होगी। अडानी विल्मर फॉर्च्यून ब्रांड से एडिबल ऑयल और दूसरे फूड प्रोडक्ट बनाती है। ये अडानी ग्रुप और सिंगापुर के विल्मर ग्रुप का जॉइंट वेंचर है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी का IPO 27 जनवरी को खुलेगा और 31 जनवरी को बंद होगा। कंपनी ने हाल में अपने IPO का आकार छोटा कर दिया था। पहले इसका साइज 4,500 करोड़ रुपए रखा गया था, जिसे अब घटाकर 3,600 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। यह पूरी तरह फ्रेश इश्यू होगा और इसके जरिए जुटाई जाने वाली राशि का इस्तेमाल कंपनी अपना कर्ज उतारने और कारोबार के विस्तार में लगाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर मार्केट से जुड़ी ताज़ा जानकारी और डेली मार्केट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल
बाजार एनालिसिस के सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।